ठीक है, फिलहाल के लिए हम कल पढ़ रहे थे लिंकेज परसेंटेज। हाँ, इससे आगे बहुत कुछ है, अभी हमने सेंटीमॉर्गन वगैरह का पढ़ना है, जेनेटिक मैपिंग पढ़नी है, वो सब कुछ है। ठीक, तो हमारे पास में क्या आता था, लिंकेज परसेंटेज। अब यहाँ पर एक एक करके बनाती हूँ मैं। एक आता है हमारा कंप्लीट लिंकेज, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इनकम्प्लीट लिंकेज, और इनमें इंकेज कम है और ये बहुत ज़्यादा ऊपर है बोर्ड। और तीसरा हमारा आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जीन्स के बीच में, मल्टीपल जीन्स के बीच में ये तीन हो सकते हैं ना, अलग अलग जीन्स के बीच में ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब जैसे मान लो कोई सेल है और इसके पास में हमारे पास में ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम में ये है जीन ए और ये है जीन बी, और इसी का सेम टू सेम एलील यहाँ प्रेजेंट है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो यहाँ पर जब डिवीज़न होगा, सेल का डिवीज़न होगा, तो नो क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, या फिर क्रॉसिंग ओवर एब्सेंट बोल सकते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी किसमें, विद रिस्पेक्ट टू जीन ए एंड जीन बी। जीन ए और बी के लिए क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, ये बिल्कुल मतलब नहीं कि बिल्कुल क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी, जीन ए और बी के बीच से क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी बस। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो एक सेल बनेगी हमारी जिसमें होगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरी सेल बनेगी हमारी जिसमें होगा स्मॉल ए और स्मॉल बी। यानी कि हमारे पास में 50% गैमेट आएंगे ऐसे कैपिटल ए कैपिटल बी वाले, और 50% हमारे पास गैमेट कैसे आएंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी वाले। फिर डिपेंड करता है ये फर्टिलाइज किससे हो रहे हैं, तो उससे F1 और F2 जनरेशन बन जाएगी हमारे पास में। ठीक हो गया। अगर यहीं पर इनकम्प्लीट लिंकेज हो, इनकम्प्लीट लिंकेज हो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास में होमोलोगस क्रोमोसोम है और इस होमोलोगस क्रोमोसोम पर हमारे पास में दो जीन प्रेजेंट हैं, जीन सी और जीन डी। इसी का हमारे पास में यहाँ पर एलील है स्मॉल सी और स्मॉल डी। क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा है तो ये क्रॉसिंग ओवर कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ना, डिस्टेंस इंक्रीज, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज, रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज एंड लिंकेज डिक्रीज। ठीक है, ये जो कंप्लीट लिंकेज है ये बहुत रेयर है। ठीक है, लेकिन इनकम्प्लीट लिंकेज मोस्ट कॉमन फॉर्म है। ज़्यादातर हमारे सभी जीन्स में, हमारे सभी क्रोमोसोम में इनकम्प्लीट लिंकेज ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ऐसी क्रॉसिंग होगी तो हमारे पास में गैमेट भी कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। देखो हो क्या सकता है, एक तो ये हो सकता है कि इसके पास में ये सेगमेंट का क्या हो जाए, एक्सचेंज हो जाए, और दूसरा एक पर तो एक्सचेंज होगा, दूसरे पर एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल डी ऐसा ही रहेगा, और यहाँ पर कैपिटल सी कैपिटल डी ऐसा ही रहेगा। तो एक तो बनेगा, कितना डिम चल रहा है ये, एक तो बनेगा कैपिटल सी और कैपिटल डी वाला। दूसरा क्या बनेगा, देखो दूसरे वाले में मान लो ये वाला सी इधर चले गया तो इसमें क्या बच गया, स्मॉल सी और कैपिटल डी। इसके साथ वाले में क्या बन गया, कैपिटल सी और स्मॉल डी, और लास्ट वाले में क्या बनेगा, स्मॉल सी और स्मॉल डी। तो टाइप ऑफ गैमेट कितने हो गए, 4। परसेंटेज कितना आएगा, देखो 4 में से एक ही है तो 25%, 25%, 25% और 25%। ये दोनों क्या हो गए, न्यू कॉम्बिनेशंस। ये और ये क्या हो गए, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, पेरेंट के पास भी कैपिटल डी कैपिटल सी था और स्मॉल सी स्मॉल डी था, यहाँ भी वही है, कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल सी स्मॉल डी। न्यू कॉम्बिनेशन ये है, स्मॉल सी के साथ कैपिटल डी और कैपिटल सी के साथ में स्मॉल डी। ठीक हो गया। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में होगा क्या, ये मान लो हमारे पास में एलील्स हैं और ये भी हमारे पास में, क्या हो गया इन मार्करों को, मान लो इसमें है कैपिटल ई, इसमें है स्मॉल ई, और इसमें है कैपिटल एफ, इसमें है स्मॉल एफ। ठीक हो गया। अब चाहे ये ई कैपिटल एफ के साथ जाए चाहे स्मॉल एफ के साथ जाए, कहीं भी जा सकता है, क्योंकि क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। तो यहाँ पर भी गैमेट कितने टाइप के बनेंगे, 4 टाइप के। कैपिटल ई के साथ क्या भी आ सकता है, कैपिटल एफ भी आ सकता है, और कैपिटल ई के साथ क्या भी आ सकता है, स्मॉल एफ भी आ सकता है।
ठीक है, या फिर स्मॉल ई के साथ कैपिटल एफ भी आ सकता है और स्मॉल ई के साथ में स्मॉल एफ भी आ सकता है। सभी के सभी के होंगे 25-25%। बस यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन जैसा? क्योंकि दोनों पेरेंट में है, तो यहाँ पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन होता है जब जीन सेम क्रोमोसोम पे हो। तो ये सारे ही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, इसमें कुछ नहीं है पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन जैसा या लिंकेज क्रॉसिंग ओवर जैसा। ठीक हो गया, ये तीनों है, कंपैरिजन है ये। अब फॉर इंस्टेंस हम ये मान लेते हैं कि मेरे पास थी 5 सेल्स। कितनी सेल्स थी? 5 सेल्स। तो ये बन गई हमारे पास में 1 2 3 4 5 सेल्स। मान लेते हैं इनमें सब में क्रॉसिंग ओवर हो रही है। क्रॉसिंग ओवर, चलो पहले 1 से शुरू करते हैं। मान लेते हैं किसी में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, 0 से शुरू करते हैं। किसी में भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, तो इसमें से गैमेट तो हमेशा 4 बनते हैं, है ना? तो 4 के 4 गैमेट कैसे बनेंगे? पेरेंटल टाइप। इसमें भी चारों के चारों पेरेंटल टाइप, इसमें भी 4 के चारों, क्या हो गया ये कौन सा 4 है? ये 4 के 4 पेरेंटल, यहाँ भी 4 के 4 पेरेंटल और यहाँ भी 4 के 4 पेरेंटल। तो अगर क्रॉसिंग ओवर हो 0% या 0 क्रॉसिंग ओवर हो, यहाँ पर एक नंबर 20% के बराबर बनेगा। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर किसी भी सेल में ना हो तो हमारे पास में रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग या रिकॉम्बिनेशन कितना आएगा? 0%। और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितना आएगा? पेरेंटल कॉम्बिनेशन आएगा 100%। अगर क्रॉसिंग ओवर किसी में ना हुई हो, मान लो किसी एक में क्रॉसिंग ओवर हो गई, इसमें क्रॉसिंग ओवर हुई है, एक में क्रॉसिंग ओवर हुई है सिर्फ, तो क्रॉसिंग ओवर होती है तो उसमें क्या बनता है? 50% न्यू कॉम्बिनेशन, 50% पेरेंटल कॉम्बिनेशन। यानी कि इन 4 में से 2 तो बनेंगे न्यू और 2 कैसे बनेंगे? पेरेंटल। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन कितने बने? 2। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने हैं? 4 4 8 8 4 12 16 और 20। तो यहाँ 0 आउट ऑफ 20 है और पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने हैं? 20 आउट ऑफ 20। परसेंटेज तुम बाद में निकाल लेना इंटू 100 करके। ठीक है, इस वाले में देखो न्यू कॉम्बिनेशन कितने बने? 2। अगर क्रॉसिंग ओवर एक बार होती है तो न्यू कॉम्बिनेशन बने 2, बाकी 18 के 18 क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। परसेंटेज तुम अपॉन 20 इंटू 100 करके निकाल लोगे। ठीक है, अगर मान लो 2 में क्रॉसिंग ओवर हो गई तो यहाँ पर भी 2 न्यू बनेंगे और 2 कैसे बनेंगे? पेरेंटल बनेंगे। अब बताओ 2 ये टोटल न्यू कितने हो गए? 4। पेरेंटल घट के कितने हो जाएंगे? 16। ऐसे अगर 3 में क्रॉसिंग ओवर होती है तो यहाँ भी 2 न्यू बनेंगे, 2 पेरेंटल बनेंगे। अब बढ़ करके कितना हो जाएगा? ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 14। अगर 4 में क्रॉसिंग हुई तो 8 और घट करके कितना हो जाएगा? ये 12। और अगर 5 में क्रॉसिंग हुई तो, अगर 5 के 5 में क्रॉसिंग होगी तो 10 बनेंगे न्यू और 10 कैसे बनेंगे? पेरेंटल। यानी कि अगर सभी सेल में भी क्रॉसिंग ओवर हो जाए, यानी कि 100% सेल्स में भी अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो भी रिकॉम्बिनेशन 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। देखो 20 में हुई और 10 रिकॉम्बिनेशन बने हैं, यानी कि 50% रिकॉम्बिनेशन बने हैं। यानी कि कभी भी 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा। रिकॉम्बिनेशन बढ़ता जाएगा, जितनी ज़्यादा सेल्स में क्रॉसिंग ओवर होगी उतनी ही ज़्यादा सेल्स में रिकॉम्बिनेशन भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन 50% से ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन कभी भी नहीं बनेगा। कौन से केस में? अगर लिंकेज है तो। अगर लिंकेज है तो। समझ में आई बात? चलेगा इतनी कहानी? हो गया फिर यही हमारे पास में ये परसेंटेज निकालने का था। उस दिन क्या करा फिर? मैं वो भी इजी था। देखो उसमें क्या करना था ना हमने, देखो एक सेल होती है तो 2 रिकॉम्बिनेशन बनते हैं 4 में से। लेकिन अगर 20 सेल हैं, कितने में से हैं 20 सेल? 100 में से। 20% का मतलब यही हो ना, 100 में से 20। फिर हमने इसका परसेंटेज भी निकालना था, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाता, ये कैंसिल होता, आंसर आता सीधे। मैंने 100 से मल्टीप्लाई नहीं करा था, इतना ही फर्क था बस। तभी तो इस बार आज 4-5 सेल लेकर के कर दिया। मैंने कहा कन्फ्यूजन ही खत्म करो। 1 2 3 4 5। समझ में आई कहानी? हाँ ये बनाना, ये नीचे ही लिख लेना। क्या वो? हाँ वो भी बनाओगे। अच्छा यहाँ पर ये कर सकते हो क्या तुम, इसको परसेंटेज के फॉर्म में निकाल के खुद लिख लोगे, खुद लिखोगे। ठीक है, 0 आउट ऑफ सेल्स कितनी है? 5 है, तो यहाँ पर आउट ऑफ 5 लगाओगे।
इंटू 100 करोगे तो परसेंट आ जाएगा। अब 5 आउट ऑफ 5 क्रॉसिंग ओवर का परसेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपॉन में कितना लगाओगे 20, तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन परसेंट भी आ जाएगा और पेरेंटल कॉम्बिनेशन परसेंट भी आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे? चलो फिर पहले इसको उतारो, ये तीनों उतारो कंपैरिजन के हिसाब से, फिर ये वाला करोगे। लेकिन पहले वो तीनों उतार लो। 16, 22 हेडिंग डालो जीन मैपिंग। जीन मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग, ये सब एक ही चीज़ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अच्छा, ओके ओके। जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है आज, इसमें फाइल डाउनलोड करनी है अभी। परसों तो ओपन की थी, फिर डाउनलोड क्यों नहीं है इसमें फाइल? होनी तो चाहिए। चलो, अब जेनेटिक मैपिंग में होता क्या है ना, ये जो रिकॉम्बिनेशन हम निकालते हैं ना, इस रिकॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम क्रोमोसोम में अलग अलग जीन्स की लोकेशन और अरेंजमेंट, पोजीशन और अरेंजमेंट दोनों निकालते हैं। जैसे हमें 2 जीन दिए हैं, जीन ए और बी, या ए बी और सी, 3 जीन हमें दिए हैं। इन तीनों जीन के बीच की हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं और इन तीनों जीन के बीच का हम क्या भी निकाल सकते हैं, अरेंजमेंट भी निकाल सकते हैं कि ए बी सी है या ए सी बी है या सी बी ए है। अरेंजमेंट भी हम पता कर सकते हैं किसका यूज़ करके, रिकॉम्बिनेशन का यूज़ करके, और इसी को हम क्या बोलते हैं, जीन मैपिंग या फिर जेनेटिक मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, हमारा पूरा का पूरा जीन ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंडर इसी मेथड का यूज़ करके अरेंज किया जा रहा है, किया जा चुका है, जीन मैपिंग। ठीक हो गया। जीन मैपिंग में हमने सबसे पहले एक चीज़ निकालनी होती है जिसको हम बोलते हैं परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं? परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर। अच्छा, इससे निकालते क्या क्या है? सबसे पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं बिटवीन जीन्स, और दूसरा हम निकालते हैं अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? जीन्स का अरेंजमेंट ऑन सिंगल क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम का एक बार में निकालेंगे, दूसरा ऐसे नहीं, दूसरे क्रोमोसोम के यहाँ करवा करके देखना, वो नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, और इस मेथड में हम यूज करते हैं टेस्ट क्रॉस। किसको यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब ये कंप्लीट लिंकेज वाले कंडीशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर उसमें हमने निकाला तो उसमें ऑब्वियसली रिकॉम्बिनेशन 0% आएगा। 0% आएगा, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्या होंगे, नज़दीक होंगे। ठीक है, तो वहाँ से हम बता सकते हैं। अदरवाइज कंप्लीट लिंकेज में हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत नज़दीक होते हैं वो एक दूसरे के। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे किसका? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का, जो तुम अभी थोड़ी देर पहले निकाल रहे थे, वो हम गैमिट्स के लिए निकाल रहे थे बस। ठीक है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग या प्रोजेनी अपॉन टोटल ऑफस्प्रिंग्स, टोटल जितने बने, इनटू 100। अगर हम ये फॉर्मूला निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन या फिर परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर एक ही बराबर निकलता है। जितना क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा उतना ही रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन और परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर हम इससे निकाल सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम है। अब जितना भी हमें परसेंटेज क्रॉसिंग ओवर बनेगा, क्रॉसिंग ओवर जितना ज़्यादा होगा उस जीन के बीच में डिस्टेंस भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यानी कि अगर मुझे क्रॉसिंग ओवर पता चल जाए तो मैं डायरेक्टली डिस्टेंस भी बता सकती हूँ। अब बस दिक्कत यह है कि क्योंकि क्रोमोसोम बहुत छोटे होते हैं तो उसमें हम मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर इनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने वहां पर एक नई यूनिट निकाली जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीमॉर्गन। क्या बोलते हैं? सेंटीमॉर्गन। यानी कि अब हम क्या निकालेंगे, हम एक फॉर्मूला लगाएंगे 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन। यानी कि अगर मैंने बोला
10% क्रॉसिंग ओवर है तो कितना डिस्टेंस होगा जीन के बीच में, तो तुम सीधे बोलोगे 10 सेंटीमॉर्गन। 50% क्रॉसिंग ओवर है तो 50 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, अगर 100% क्रॉसिंग ओवर है तो गधो 50 से ऊपर नहीं होती क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट परसेंट अभी बताया 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है, तो यानी कि 50% ही मैक्सिमम यूनिट है। 50 सेंटीमॉर्गन से ज़्यादा जीन एक दूसरे के दूर नहीं होते हैं। मैक्सिमम जो डिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं 50 सेंटीमॉर्गन है, समझ में आया? उससे ज़्यादा नहीं हम निकालेंगे। ठीक, 100 है तो 100 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन यूनिट भी बोलते हैं। सेंटीमॉर्गन को क्या भी बोलते हैं? जीन यूनिट बोलते हैं। यानी कि अगर कहीं दिया होगा 1 जीन यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमॉर्गन, 10 जीन यूनिट इज इक्वल टू 10 सेंटीमॉर्गन। ठीक हो गया। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, देखना। जैसे मान लो मुझे दिए हुए हैं 3 जीन, जीन ए, जीन बी और जीन सी। इन तीनों जीन के बारे में अभी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी, उससे पहले हम देखते हैं कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेंगे? एक पेरेंट लेंगे। मान लेते हैं हम पेरेंट डायहेब्रिड क्रॉस के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, हम 2 जीन के बारे में निकालेंगे भाई, तो डिस्टेंस 2 जीन के बीच की कितनी है, तो 2 ही जीन लेंगे एक बार में हम। जैसे मान लो हमने जीन ले लिया, एक हमारे पास में पेरेंट है जो है प्लस प्लस ए और बी। प्लस का मतलब क्या हुआ? डोमिनेंट, यानी कि कैपिटल ए है और ये कैपिटल बी है। दोनों प्लस का मतलब अलग अलग है, दोनों प्लस का मतलब सेम नहीं है। ठीक है, ये हमने अरेंजमेंट ऑफ जीन में पढ़ा था। एक ये हमारे पास में और दूसरा हमारे पास में, ऑब्वियसली ये तो हमारे पास में क्या है? हमारे पास में ये वो ऑर्गेनिज्म है, वो सेल है जिसका हमने कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस है जीन का। ये हमारा क्या है? टेस्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? मैंने क्या बोला, क्या हम यूज करते हैं? टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं। टेस्ट क्रॉस हम यूज करते हैं, इसका मतलब ऊपर भी स्मॉल ए स्मॉल बी और नीचे भी स्मॉल ए स्मॉल बी। ठीक हो गया। जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे, अच्छा इसको अगर मैं सिंपल जीनोटाइप के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखेंगे? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। तो फिर हम इसको ऐसे क्यों दिखाते हैं? ये भी तो सवाल है ना। अगर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये भी तो एक ही बात बोल रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अगर हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं तो फिर ऐसे क्यों दिखाते हैं? क्योंकि जब हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी सीधे लिख देते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलता कि सेम क्रोमोसोम पे है कि 2 अलग अलग क्रोमोसोम पे है। तो यहाँ पर लिंकेज लगेगा कि इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट लगेगा, हमें नहीं पता चलता है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हमें पता है ये सेम क्रोमोसोम